नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज की चर्चा में खास बहुत कुछ है क्योंकि लोकसभा चुनाव का 7वां चरण जो है यानी कि आखिरी चरण है वो शुरू होने वाला है। यानी कि 1 तारीख को 7वें चरण की वोटिंग होगी। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर शनिवार को वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि जो वोटिंग होने वाली है उसमें प्रधानमंत्री समेत कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। और अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 13 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी सहित 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और जो किस्मत का फैसला है उस पर हमारे साथ चर्चा पे आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण 1 जून को, और सबसे बड़ी बात पूर्वांचल पर सबकी नज़र, क्योंकि पूर्वांचल की बात जब आती है तो यहाँ समीकरण सारे ध्वस्त हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में जब हम बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के पास देखा जाए आंकड़ा है, जो पिछले चुनाव के आंकड़े की बात करें तो 13 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में थी, प्लस बाकी की अगर बात करें तो 2 सीटें जो थी वो बीएसपी के खाते में गई थी। यानी कि यहाँ पर खाता अगर खुलने की बात की जाए तो पूर्वांचल की 13 में से 11 सीटें बीजेपी के पास थीं। अब स्थिति कुछ डामाडोल लग रही है क्योंकि जो आंकड़े कह रहे हैं वो आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। बात की जाए तो राजेश जी, क्योंकि इस बार के आंकड़े बहुत उलझे हुए हैं और इस बार का जो आंकड़ा है, जो इस समय बात की जाए तो दावे जो चल रहे हैं वो दावे ये भी कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं होने वाला है, शायद 250 के 300 या 305 के या 310 के आसपास आपका आंकड़ा पहुंचेगा। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं पहले सादर प्रणाम करता हूं। और जो आपने डिबेट में क्वेश्चन रखा है कि 400 पार कैसे होगा, 400 पार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास नीतियों से, सुरक्षा और सम्मान, गरीब के कल्याण से होगा। जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हुए अपने 10 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार समाज के हर वर्गों के लिए खड़े उतरे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करते हुए, इसलिए आज जो चुनाव आया है उस चुनाव में भारत देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए पूरे देश की जनता, हर वर्ग के लोग लालायित हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लोगों ने देखा है, कांग्रेस के आतंकवाद को लोगों ने देखा है, कांग्रेस ने जिस प्रकार पूरे देश को लूट करके जो है 60 सालों में देश को कितने पीछे छोड़ चुकी थी, आज भारत देश कितना विकसित बन चुका है। इसलिए भारत देश की जनता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः कमल खिला करके और 400 बार, आपकी बार 400 पार का जो नारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है, निश्चित है वह पूरा होगा। ये जो गठबंधन है ये ठग बंधन है। इन ठगों के बहकावे में भारत देश की जनता या हमारे पूर्वांचल की जनता नहीं आने वाली। राजेश जी, बहुत अच्छा भाषण दिया आपने सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि जब बात 400 पार की आती है, एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो लगातार देते रहते हैं सर, ये ऐसा होगा, विकास के रास्ते पर चलेंगे, विकास के मुद्दे पे चलेंगे। लेकिन सर ये बता दीजिए कि आपने एक सुन तो लीजिए राजेश जी, सुन तो लीजिए सर, भाषण बहुत अच्छा दिया आप सर, सवाल भी सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल पूछने जा रहा हूँ। बीजेपी ने जब जैसे ही इस बार चुनावों की तैयारी की थी, इस बार धर्म को और राम मंदिर को फिर से भुनाने की कोशिश की थी, क्योंकि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस जो था बीजेपी के पास ये था कि हमने तो योजनाएं दे दी और जनता जो है वो खुश है, जनता जनार्दन खुश है। लेकिन विपक्ष ने, यानी खासतौर से एनडीए गठबंधन जो है, उन्होंने बहुत तरीके से काम किया। उन्होंने आपको जातिगत समीकरण, आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों पर लपेट ही लिया, यानी आप बचते नजर आए लेकिन लपेटा आपको। इस बार जब बात कर रहे हैं पूर्वांचल की सर, तो अंतिम चरण में यहां पर पीडीए का फॉर्मूला चल रहा है और पीडीए फॉर्मूले में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। उससे कैसे बचेंगे ये बता दीजिए, क्योंकि निकलने की कोशिश तो बहुत करी बीजेपी ने। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया
सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात, तो यहाँ जात कहाँ रह गई? सर ये तो पुराने चुनाव का मुद्दा था सर, इस चुनाव के मुद्दे की बात बता दीजिए सर। इस बार तो बीजेपी का जो मुद्दा था सर वो तो धर्म और राम मंदिर को जोड़ के इसको देखा जाए चलाने की कोशिश थी। जहां पर भी आपके यशस्वी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वहां पर बार बार यही कहते रहे इस बार राम भक्तों और रामद्रोहियों के विरुद्ध ये लड़ाई है। बार बार मंचों से सिर्फ राम, सिर्फ मंदिर, सिर्फ अयोध्या, सिर्फ काशी, इसकी बात होती रही सर, मुद्दों की बात ही नहीं हुई। मैं इसी बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश हो या भारत देश के अंतर्गत में जब देश की आजादी के पश्चात में कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता मिला, कांग्रेस सरकार में आई, तो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए उन्होंने काम किया। उस वर्ग विशेष को खुश करने में कितना उन्होंने अपना मनोबल उकरा, आप देख लिए। जहां जहां दंगा होता था यही वर्ग विशेष के लोग करते थे। आज भारत देश के सभी प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास हासिल करते हुए आज सनातन धर्म के मान सम्मान को, जो 500 वर्षों तक जो है औरंगजेब और बाबर के लोगों ने कुचला था, और आज सनातन धर्म के परिवार का कोई सहारा नहीं होता था। लोग कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तो यही विपक्ष मजाक उड़ाती थी, कहती थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर तो ही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख मैंने बता दिया, राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनने के पश्चात आज पूरे भारत देश की जनता ये जानती है कि सनातन धर्म का सम्मान किसने किया है। इसलिए सनातन धर्म के परिवार जो है एकत्रित होकर के कमल के फूल पर बटन दबाएंगे आगामी 1 जून को, और 13 में 13 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक है राजेश जी। मयंक जी, आपने सुना कितने आराम से, कितने अच्छे से राजेश जी ने, बिल्कुल मंच से ऐसा लग रहा था कि अभी 7वें चरण का चुनाव अभी 8वें चरण में भी बाकी है। सर मुझे सीधा सा सवाल पूछना है, बचने की बहुत कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन इंडी गठबंधन ने उनको इस बार मौका नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार ये होता कि नैरेटिव सेट करती थी बीजेपी, टारगेट सेट करती थी बीजेपी, मुद्दे सेट करती थी बीजेपी और जवाब देती थी विपक्ष। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष जो है, इंडी गठबंधन जो है, वो मुद्दे उठा रही है और जवाब बीजेपी को देना पड़ रहा है। पूर्वांचल की ये लड़ाई कितनी अहम होने वाली है सर? देखिए, मदारी जब खेल दिखाता है तो उस खेल को एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। एक मजाक पे हम 1 बार हंस सकते हैं, 2 बार हंस सकते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साजिश और षड्यंत्र में जनता 1 बार फंस गई, 2 बार फंस गई, मगर जनता इस बार बहुत समझदारी से और जागरूकता के साथ जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दे हैं, जनता उस पर डटी रही और उन मुद्दों को पकड़ के योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार तमाम बातें करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, राम भक्त वो होता है जो जनहित के कार्य करता है, श्री रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है, और रामद्रोही वो होता है जो लोगों को परेशान करने का, प्रताड़ित करने का काम करता है। तो राम भक्त हम हैं, और रामद्रोही कौन है बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले चरण का जब चुनाव था तो भाषण जब देने की शुरुआत करी तो गारंटी से शुरू करी, मगर आपने देखा होगा जैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चरण आया, उनकी भाषा की मर्यादा लगातार गिरती चली गई। उन्होंने मंगल सूत्र से शुरू किया और अब मुजरे तक की बात करने लगे। तो जब प्रधानमंत्री के दिमाग में इस तरीके की बातें चल रही हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री अपनी भाषा की मर्यादा भूल चुके और भूल गए कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। सर पूर्वांचल कितना अहम है सर, वो तो हमें पता है सर, वो अच्छी तरह पता है। पूर्वांचल की बात कर लीजिए सर। देखिए, पूर्वांचल हमेशा से देश की और प्रदेश की राजनीति का मुख्य गढ़ रहा है। पूर्वांचल का संदेश इतना कठोर और साफ होता है, कठोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इतना स्पष्ट होता है कि जनता के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें करना क्या है। पूर्वांचल की जनता बहुत अच्छे से, क्योंकि पूर्वांचल में जो अभी भी मैं मानता हूं कि बहुत सारा वर्ग जो है वो तमाम सुविधाओं से दूर है, और पिछले 10 साल में जो लक्ष्यदार बातें भाजपा ने करी, उनके सांसद रहे, तमाम विधायक दिया, जनादेश दिया, सरकार बनाई, डबल इंजन की सरकार बनाई, मगर पूर्वांचल उस विकास से अछूत रहा जहां जो जनहित की बात होती है, जहां पे शिक्षा चिकित्सा की बात होती है और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार फेल रही हैं। इसलिए पूर्वांचल इस वक्त प्रताड़ित है, और पूर्वांचल से आपने देखा होगा तमाम सेना में लोग जाते थे, वो अग्निवीर की योजना से परेशान है।
पूर्वांचल हमेशा से सरकारी नौकरियां और तमाम जो परीक्षाएं होती है उसमें भागीदारी बढ़ चढ़ के लेता है, पश्चिम में इतना नहीं है। तो पूर्वांचल पेपर लीक के मामले में भी सबसे ज्यादा जागरूकता से वोट करेगा, अग्निवीर पे वोट करेगा, और भ्रष्टाचार और महंगाई तो पूरा सामान्य मुद्दा पूरे देश का है, उस पे इकट्ठा होकर सब लोग वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, अंतिम चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव 1 तारीख को बात करी जाए अगर इन 13 सीटों की, तो यहाँ पर आपकी सहयोगी दल जो सपा है वो बसपा के साथ पिछली बार चुनावों में थी और बसपा ने यहाँ से 2 सीटें निकाली थी। सपा के हाथ में कुछ भी नहीं था और आपके हाथ में तो कुछ था ही नहीं सर। इस बार अगर बात की जाए आंकड़ों की, समीकरणों की, बहुत चेंज हुआ है। इंडिया गठबंधन जो एक साथ एकजुट होकर मैदान में है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं बीएसपी के साथ, बीजेपी के साथ, या फिर इस बार देखा जाए तो बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है क्योंकि कांग्रेस जो है इस बार ताल ठोक रही है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस सीटें निकाल पाएगी या फिर बीजेपी लगातार जिस तरीके से बात कर रही है, बीजेपी कह रही है कि 13 में से 13 सीटें हम लेकर आएंगे? देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपकी बात से सहमत होते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि यही मीडिया जो चुनाव होने के पहले कह रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरा हुआ, आज आप जैसी मीडिया ये मान रही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट और आगे चल रहा है। तो ये एकजुटता हमारी तो है ही, लेकिन इसमें जनता का बहुत बड़ा हाथ है और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों का बहुत बड़ा हाथ है। 2 बातों का मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता का। आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा 70 साल। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एम्स जैसी संस्था दी, कांग्रेस ने एनटीपीसी दिया, कांग्रेस ने बड़ी बड़ी विद्युत परियोजनाएं दिया, आप उसको लूट कहते हैं। और कांग्रेस ने देश में लोगों को भोजन का अधिकार दिया, कांग्रेस ने देश में शिक्षा का अधिकार दिया, कांग्रेस ने नरेगा जैसी योजना दी जिससे आज गांव कहीं ना कहीं शहर की ओर बढ़ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है गांव का। नरेगा में एक व्यक्ति मिनिमम मजदूरी पाकर के अपना पेट चलाना कर रहा है, तो आप उसको लूट कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने हजारों अरब रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से ले लेती है, तो देश इसको लूट मानता है, देश की जनता इसको लूट मानती है, आप किसी उसको लूट मानते हैं। अब दूसरी बात, आप ये बात कर रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को कांग्रेस ने बढ़ाया। पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने बनाया। एनडी तिवारी जैसे मुख्यमंत्री रहे। आज जिस जगह पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है, बाबू कमलापति त्रिपाठी जैसे मुख्यमंत्री रहे, आप उनको वर्ग विशेष की कहते हैं। किस वर्ग विशेष की आप बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसे वर्ग विशेष से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ क्यों? मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं। लेकिन जितेंद्र जी सवाल आपका है, जवाब हम लेंगे, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा बताइए कि वाराणसी सीट पर अगर हम बात कर लें तो वाराणसी सीट बहुत अहम है। 1 तारीख का चुनाव है, वाराणसी सीट बहुत अहम है। वाराणसी सीट पर आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद तीसरी बार इस बार चुनावी मैदान में और हैट्रिक का दम भर रहे हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी का जो पूरा टीम काम कर रही है, वो इस बार चाहती है कि जीत तो होनी है, लेकिन आंकड़ा जो है जीत का जो एक वेरिएशन जो है वो बहुत बड़ा स्तर पे वो चाहती है कि इस बार कम से कम नहीं तो 6 लाख वोटों से प्रधानमंत्री को जीत दर्ज करवाई जाए। आपको लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर है या फिर केवल जीत के आंकड़ों पर ही नजर रहेगी, क्योंकि जीत तो जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ही जीतेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब तो खैर कल वोटिंग है जी, हो सकता है आप बनारस गए भी हो, आदरणीय शुक्ला जी गए थे, तो हम लोग तो विपक्ष के हैं, आप मीडिया हैं। भाजपा के नेताओं से माइक हटा करके, कैमरा हटा के आप पूछ लीजिएगा, वो खुद आपको बनारस का हाल बता देंगे। जीत का आंकड़ा तो इनको जाने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पांसा उल्टा पड़ जाए। इस बार काशी का चुनाव जो है वो लोकल बनाम बाहरी का हो रहा है। इतने ज्यादा वहां गुजराती व्यवसायी आकर के काम करने लगे हैं कि बनारस के जो वहां के लोकल रहने वाले लोग हैं, जो बनारस की बनारसिया रही है, वो खत्म होती जा रही है। इससे लोगों का दम घुट रहा है, उसको लोग इस बार खत्म करना चाह रहे हैं। दोबारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इसलिए लोगों ने जिता दिया था कि क्योटो जैसा सपना दिखाया था, और क्योटो शहर बनाने की बात तो दूर की, बनारस को और बुरा हाल कर दिया। एक कोने को सजा दिया उन्होंने जिसको पूरा बनारस का विकास बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी गए हैं, आप भी गए होंगे, शुक्ला जी भी गए होंगे, आदरणीय द्विवेदी जी भी गए। तो द्विवेदी जी से यही पूछ लेते हैं ना सर, द्विवेदी जी से यही पूछ लेते हैं ना, माइक हटाने की या माइक के कहते हैं कैमरे के पीछे जाने की जरूरत क्या है? द्विवेदी जी सामने ही बैठे हैं, द्विवेदी से ही पूछ रहे। द्विवेदी जी, आपने सुना
कि जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि माइक हटा लीजिए बीजेपी के लोगों से, तब पूछ लीजिए, ऑफ कैमरा पूछ लीजिए, तब सच्चाई बताएंगे। सर सच्चाई यही बता दीजिए, क्योंकि अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 2003 को केवल छोड़ दिया जाए तो 1991 से वाराणसी सीट जो है बीजेपी के कब्जे में रही है। इस बार भी क्या आपको लगता है कि वही इतिहास दोहराया जाएगा, हैट्रिक लगेगी प्रधानमंत्री की, या फिर इस बार थोड़ी सी टक्कर जो है वो कड़ी है? देखिए, माँ विंध्यवासिनी के उस पावन स्थल से चल करके भगवान शंकर के पावन स्थल पर जो चुनाव हो रहा है आज की डेट में, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के नहीं, पूरे बनारस के परिवार से लेकर के हर परिवार का विकास किया है। जहां तक अभी इन्होंने कहा कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं वहां के श्री अजय राय जी, अजय राय जी के भाई की हत्या होती है और वो हत्यारे के साथ में घुटने टेकने का काम करते हैं, तो क्या जनता इन पे क्या विश्वास करेगी? कैसे कह रहे हैं? भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, कह रहे हैं भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। 17 लाख की जो जनता है। नहीं राजेश जी ये तो सवाल का जवाब दे दीजिए ना, किस आधार पे आपने कहा है अजय राय वाली जो बात आपने कही है, किस आधार पे कही है? सवाल तो उठता है सर, उसके बाद आप आगे बताइएगा। मैंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे भारत के सभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरे देश की जनता ने विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा जो माफिया जो है कांग्रेस की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार गली मोहल्लों और चौराहों पे घूम घूम करके लोगों की हत्या करते थे, आज वो माफिया जो है पूज्य योगी जी के डर के नाते जो है वो अपने जो है शामिल हो गए, वहां से बाहर हो चुके हैं। मोदी जी तो और योगी जी का जो कहना है कि नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल, इसीलिए आज वहां का जो भी माफिया टाइप का व्यक्ति है वो डरा हुआ व्यक्ति है। 2-4 माफियाओं का नाम बताओ जो योगी जी के बगल में बैठते हैं। हेलो, अरे भाई हमको कह लेने, देखिए 2 प्रयोक्ता हैं हमारे, एक समाजवादी पार्टी के हैं, एक कांग्रेस के हैं। आप लोगों ने 5-5 मिनट का समय लिया तो हमारा 10 मिनट का समय बनता है। हमको अपनी पूरी बात सर 10 मिनट में सिर्फ मुद्दे की बात बताइएगा, भाषण की बात मत दीजिएगा सर। अब चुनाव खत्म, प्रचार खत्म, अब केवल मुद्दे की बात करते हैं। आज बताइए 10 साल के पहले जो काशी विश्वनाथ के पावन माँ गंगा का जो है स्थल था, कितना कचरा था, वहां लोग जाने के लिए नहीं पसंद करते थे। आज हमारे भारत देश के सभी प्रधानमंत्री स्वयं जा करके वहां स्वयं कुदरा उठा करके सफाई अभियान लगाने का काम करते हैं। सर नमामि गंगे की सच्चाई पता है सर आपको? जिस प्रकार से सफाई सर नमामि गंगे अभियान की सच्चाई पता है आपको? मिटा वहाँ के भूमाफिया। अरे आदरणीय द्विवेदी जी, राजेश जी, नमामि गंगे की सच्चाई पता है आपको? नमामि गंगे योजना परियोजना जो चालू की गई उसकी सच्चाई सर पता है आपको? नालों में अभी भी नाले गंगा में गिर रहे हैं सर। भाई साहब मैं आ रहा हूँ, विषय पे आ रहा हूँ। तो कांग्रेस की जो नीति थी, कांग्रेस की नीति थी आतंकवाद को बढ़ावा देना, कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार करना। अभी ये कह रहे थे कांग्रेस के भैया कि लूट आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यूरिया घोटाला आपने कराया, आपने स्पेक्ट्रम घोटाला कराया। 1947 में जब आपकी सरकार बनी तो प्रथम घोटाला आपने जीप घोटाला कराया। बिल्कुल सर, सारे ऐप जो हैं वो कांग्रेस सरकार में थे सर। 70-75 साल में खूब लूटा, मान लिया लूटा। यहाँ तक कि कल प्रधानमंत्री जी की जो बयान आया उसमें प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी को भी लपेट लिया कि महात्मा गांधी जी को पहचान भी नहीं दिलाई गई कांग्रेस के द्वारा। वो तो एक फिल्म के जरिए लोग जान गए थे, अदरवाइज देखा जाए तो महात्मा गांधी की भी पहचान नहीं थी। मान लिया बहुत बुरी थी कांग्रेस, मान लिया, लेकिन सर 10 साल आप थे, 10 साल में क्या चीजें हुई हैं मुझे उस पर बता दीजिए। 10 साल में क्या सारे लोग जो हैं 10 साल के जो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं सर, लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, बीच बीच में कहीं सुनने को सुर मिल जाते हैं। 80 करोड़ जनता को फ्री राशन, उसके 12 करोड़ किसान सम्मान निधि, आपके जो है 12 करोड़ लोगों को शौचालय घर, बहन बेटियां जो खाना नहीं पका पाती थी उनको रसोई कर दिया गया। सर सिलेंडर देने के बाद क्या सिलेंडर भरवाने की जिम्मेदारी नहीं है? सिलेंडर कितना महंगा हो गया सर, ये भी बता दीजिए। सबका सुरक्षा सबका सम्मान, गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं लाई गई, बड़ी बड़ी जो है सड़कें बनाई गई,
धरातल पे पूर्वांचल जिस प्रकार विकास से अछूता था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जमाने में, आज भारतीय जनता पार्टी के और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में। राजेश जी बुरा मत मानिएगा, एक छोटी सी बात पूछूं, कहीं टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं चल रहा है आपके पास? जिस प्रकार से विकास का रथ का पहिया आगे बढ़ा है, राजेश जी टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं रखा हुआ है? पर बटन दबाएगी और हमारे भारत के सभी प्रधानमंत्री पुनः प्रधानमंत्री होंगे और जीत का जो मार्जिन है वहां से सपा कांग्रेस। सुना मयंक जी आपने? मयंक जी आपने सुना? मतलब एक वही चीज है कि आप सवाल कुछ भी पूछिए, इनके पास केवल एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो बजता रहेगा, जो बोलता रहेगा। राजेश जी ने भी वही बात करी। मेरा सीधा सवाल था कि अगर 2003 को छोड़ दिया जाए तो 1991 से लगातार बीजेपी के पास वाराणसी की सीट है, लेकिन इस बार जो समीकरण कह रहे हैं वो समीकरण थोड़ा सा उलझे हुए हैं, क्योंकि इस बार का माहौल उतना बदला हुआ है। ज़्यादा कहना, पिछली बार तो चलिए एक लहर थी पिछली 2 बार से, लेकिन इस बार का माहौल बहुत चेंज है। लेकिन वही राजेश जी का देखिए, वही चीज़ें वही हैं कि जैसे टेलीप्रॉम्प्टर देख के आप बोलते जा रहे हैं, धारा प्रवाह बोलते ही जा रहे हैं। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम थोड़ा सा देखें इस बार के चुनावों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। गाजीपुर लोकसभा सीट अगर हम बात कर ली जाए तो अफजाल अंसारी की यहाँ पे परीक्षा है। माफिया मुख्तार अंसारी जो थे, उनकी मौत के बाद क्षेत्र में पकड़ साबित करने का यह मौका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल जो है वो सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा के उम्मीदवार थे यहाँ से, और बीजेपी को हराने में कामयाब हुए थे। इस बार भी वो चुनावी मैदान में है, लेकिन सपा के टिकट पे। आपको लगता है कि गाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो सपा के खाते में ही रहेगी, यार यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा? क्योंकि योगी जी जिस तरीके से कहते हैं हमने माफिया को निपटाया है, माफिया को हटाया है। देखिए, माफिया को निपटाया और हटाया नहीं है, उन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी वो घाट बन गई है जिसमें सारे अपराधियों को नहला धुला के उनकी गंदगी और उनको समेट के अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। खैर, विषय गाजीपुर का हो या पूर्वांचल की सभी सीटों का, 13 की 13 सीटें हम लोग बहुत सुकून से जीतेंगे। रही बात क्योटो की, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्योटो कहा था, मुझे लगता है थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि बनारस जो महादेव की नगरी है वो अपने आप में पूरे विश्व पटल पर नामचीन है, और उसे बेहतर करने के लिए किसी दूसरे देश के किसी शहर का नाम लेना बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि बनारस में गया था तो मैंने बताया वहां पे जो चंद मुख्य मार्गों को छोड़ दिए तो आपको टूटी हुई सड़कें और लटकते हुए तार नजर आएंगे, जो मुख्य विकास की एक झरोका होता है देखने का, कि अगर गलियां सुंदर हैं, साफ सुथरी हैं, और जो तार है वो अगर अंडरग्राउंड हो गए तो ये बेसिक सी बात होती है। इसके अलावा पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है बनारस में, और तमाम मुद्दे और भी हैं। बनारस की लंबी बात हो जाएगी। मुझे भाजपा के प्रवक्ता जी के, मुझे भाजपा के नेताओं पे कई बार गुस्सा और दुख से ज्यादा मुझे कई बार तरस आने लगता है कि एक ही रटी रटाई भाषण को हर डिबेट में बोलने का काम करने लगे हैं। क्योंकि जब मुख्य बात पे आप आओगे तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी के पास चर्चा करने के लिए अब कुछ रहा नहीं है। उनका जितना भी काम था वो सब परत उनकी खुल चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जो विनाशवादी नीति है उनको एक्सपोज कर चुकी है पूरे तरीके से। प्रधानमंत्री जो मुख्य होते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और भाजपा के वो तो कहते हैं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो जब इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दर्द और फ्रस्ट्रेशन छुपा हुआ है जो निकल निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन सर एक चीज मुझे बताइए जितेंद्र जी, यूपी की वाराणसी सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर बीजेपी के पक्ष में पिछली बार अगर बात करें तो 63.62% का वोट बीजेपी को मिला था, जहां पर, और विपक्ष की अगर बात करें तो 18.40% वोट जो थे, मत जो थे वो हासिल हुए थे। ये वाराणसी का आंकड़ा है। गोरखपुर की बात कर लें तो गोरखपुर में भी 60.54 बीजेपी के पक्ष में था, और सपा बसपा को 31.45% वोट मिला था। बात सिर्फ ये है कि जो आंकड़े हैं, ये इतना बड़ा अंतर है कि सोचने की बात है कि क्या ये आंकड़े जो हैं इस अंतर को, यानी कि अगर यूपी के वाराणसी सीट देख लें, क्योंकि वही हॉट सीट सबसे ज़्यादा है, 63.62% का एक आंकड़ा बीजेपी के पास था और विपक्ष के पास 18.40। क्या इस बार ये पलटेगा कि अगर देखा जाए तो ये 63.62 इंडी गठबंधन के पास, और क्या बीजेपी के पास इससे नीचे जाएगा? देखें, मुझसे बेहतर आप समझते होंगे, फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अक्सर ये होता है ना कि जब 5 लोग इकट्ठा होते हैं तो मुट्ठी बनती है।
जब किसी को मुट्ठी दिखती है तो लोगों को लगता है कि मजबूत, जैसे आप किसी को मुक्का मारना चाहें तो दूर भागेगा, लेकिन जब कोई एक उंगली लेकर के आपको मारना चाहे तो आपको पता है कि उंगली हमको चोट नहीं पहुंचाएगी। मेरा ये कहना है कि पहले बनारस में अजय राय जी अलग लड़े थे, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी, केजरीवाल जी भी थे, तो कहीं ना कहीं जो जनता थी उसको ये लग रहा था कि ये अलग है, मजबूत नहीं। दूसरी चीज, सत्ता की लहर थी और मोदी से अपेक्षा थी बनारस में। गोरखपुर का भी ये ख्याल है, भाजपा से और मोदी से अपेक्षा थी लोगों। अभी सत्ता की लहर खत्म हो चुकी है, इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है, मुट्ठी दिख रही लोगों, और कहीं ना कहीं सत्ता का विरोध है। 10 साल बहुत समय होता है किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। 10 साल में आप एटलीस्ट इतना तो दिखा सकते हैं, जैसे शुक्ला जी कह रहे थे कि जो लटके हुए तार हैं उनको आप बदल सकते थे। बहुत छोटी सी बात, कांग्रेस ने हर 10-10 साल में नई चीजें दिया है। किसी 10 साल में हरित क्रांति जैसी योजना दे दी, किसी 10 साल में भूमि अधिग्रहण बिल जैसी योजना दे दिया, किसी 10 साल में भोजन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, तमाम चीजें दे दिया। भाजपा ने भी दिया है पिंक रेवोल्यूशन, मीट व्यापार में विश्व में नंबर 1। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी 10 साल में कांग्रेस ने कंप्यूटर जैसी योजना दे दी, कुछ नया दिया जो आपने इसके पहले सोचा नहीं था। तो अगर कांग्रेस ने खंबे दिए हैं, कांग्रेस ने पावर हाउस बना के दिया है, कांग्रेस ने ट्रांसफार्मर बना करके दिया हुआ है, तो आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, आप तारों को बदल सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात। हम प्रयागराज में रहते हैं भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूं कि दिन में कम से कम अगर 24 घंटे आप जोड़िए तो 10 से 15 बार बिजली जाती है, कहीं 10 मिनट के लिए, कहीं 20 मिनट के लिए, कहीं आधे घंटे के लिए। और यही समय हाल है जब चुनाव हो रहे हैं। जब आप खोल के देखेंगे तो विद्युत विभाग ये दिखाता है 24/7 बिजली हम दे रहे हैं। इस समय चुनाव, देखिए बीच में जो अभी आपने ये बिजली वाला मुद्दा छेड़ा, ये तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि इस समय अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव कस्बा नहीं है जो बिजली के जाने से, गुल होने से जूझ ना रहा हो। सुचारू रूप से बिजली का वादा किया था। और जो चुनाव बात की जाए, चुनाव के दौरान अभी हम लोग देखते हैं या सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हैं, तो एक डॉक्टर AK शर्मा जी जो हैं, जो अभी देखा जाए ऊर्जा मंत्री हैं, बड़े बड़े वादों के दावों के साथ वो पोस्टर लगाते हैं, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, और दावे ज़मीनी स्तर पर, जैसे आपने कहा ना, खंबे लगाए कांग्रेस ने, तो तार बदलने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी। आपके खंभों से मुझे याद आया कि कुछ एरियो में नए खंबे लगा दिए पुराने खंभों के बगल में, लेकिन अभी तक नए तारें उस पर नहीं लग पाई हैं। तो अब ये सोचने की बात है कि जब खंबे लग गए, तार कब लगेंगे? तार को छोड़िए, जो लाइट जा रही है, आधी रात में बिजली गुल हो जाती है, जनता के पास जो बिल आते हैं, जनता उपभोक्ता जो है उसको सही तरीके से बिजली भी नहीं मिल सकती। जो अगर देखा जाए तो उसकी जो अधिकार है संविधान में, जो उसको मिलना चाहिए, वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ जब भी बात होती तो सीधे राशन की बात कर ली जाती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, हमने इतने लोगों को शौचालय दिए, लेकिन मूलभूत ज़रूरतों में बिजली भी आती है, मूलभूत ज़रूरतों में शिक्षा आती है। शिक्षा कितनी महंगी हो गई, इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जी मयंक जी मयंक जी, देखिए, अभी जितेंद्र जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति जैसे काम कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुए, और मगर अब भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हिंदुत्व के कहती है, हम हिंदुत्व के अगुवाई हैं, हालांकि है नहीं, सच्चाई कुछ और ही है। उनकी सरकार में पिंक रेवोल्यूशन आता है, क्योंकि मीट व्यापार में हम नंबर 1 हो रहे हैं। मतलब आप देखें, संस्कार की बात कहां हो रही है और जा किस दिशा में रहे हैं। अब रही बात बिजली की, तो पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकार का दम भी लगातार भरते हैं, मगर पिछले 7 साल में एक भी बिजली का नया पावर प्लांट ये नहीं लगा पाए, उसका शिलान्यास नहीं कर पाए, उद्घाटन मतलब शुरुआत नहीं कर पाए, उसका उद्घाटन तो क्या ही कर पाएंगे, खैर, क्योंकि सरकार तब तक बदल जाएगी। तो बिजली की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, आपने खुद ही बताया। मैं यहाँ बरेली में हूँ इस वक्त, बरेली में भी लगातार सुबह से 7-8 बार पावर कट हो चुका है। और मैन जी, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, बीच बीच में बात करते करते आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना सर, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। बीच बीच में आप कह रहे हैं तब तक तो सरकार बदल जाएगी। सरकार बदल जाएगी, मैं सहमत हूँ इस बात से। ये जनता का कॉन्फिडेंस है, और आप जैसे लोग जो
जानकारियां दे रहे हैं, उसके आधार पे इनका ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है। नहीं नहीं सर देखिए, ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, क्योंकि जनता उसी के साथ है जो जनता के हित की बात करेगा। ठीक बात है, ठीक बात है जी। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जो मुख्य चीजें हैं उन पे बात ना करके लगातार एक एजेंडे पे बात करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि नैरेटिव ये सेट हो कि जो नफरत की राजनीति है उसे पोषित किया जाए। मगर देखिए, इस भारत देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ 4 कोस पे वाड़ी बदले 2 कोस पे वाड़ी बदले 4 कोस पे पानी। तो यहाँ पे अनेकता में एकता है। तो यहाँ के जो मूल भाव है वो प्रेम सद्भाव का है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाएगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये नफरत की राजनीति है, इसका समापन जनता कर देगी हर हालत में 4 तारीख को। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, पूर्वांचल की जब हम बात कर रहे हैं तो गोरखपुर सीट आती है, 5 सीटें जो हैं योगी जी के गढ़ से आती हैं, यानी गोरखपुर के आसपास की हैं। और यहाँ पर सपा जो है वो निषाद जो समाज है उस पर दांव लगाती है। और जब बात मुख्यमंत्री की कर ही रहे हैं, उनकी सरकार की बात उत्तर प्रदेश में कर ही रहे हैं, तो इन सीटों पर भी नज़र एक बार ज़रूरी है, क्योंकि निषाद सीटों पर हर बार दांव आपने लगाया सर, और इस बार पीडीए लेकर आप चल रहे हैं। मयंक जी, पीडीए कितना कारगर होगा, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि जहां पे जातिगत आधार की बात आती है, जहां पे कुर्मी समाज की बात आती है, जैसे कि अब बात कर ली जाए, अगर वाराणसी सीट की ही बात हो रही है, तो वाराणसी सीट का जो लेखा जोखा है 3 लाख ओबीसी मतदाता हैं, और ये ओबीसी कैटेगरी है वो खालिस देखा जाए तो बीजेपी की सपोर्टर मानी जाती है। उसमें 2 लाख कुर्मी, उसके बाद 2 लाख वैश्य और 1 लाख यादव वोटर, और ब्राह्मण भूमिहार वोटर्स की भी संख्या काफ़ी अच्छी है। लेकिन सर ये चीज़ मुझे बताइए कि अगर इनको देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी जो है वो तो कही जाती है बीजेपी के कोर वोटर, उसके बाद ब्राह्मण है वो भी कोर वोटर मान लें, तो आपका जो पीडीए है वो यहाँ पर हावी हो पाएगा कोर वोटर्स के ऊपर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो कोई गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ सिर्फ जनता का होता है, और जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जब मन बनाती है तो बड़े बड़े लोगों का गढ़ चला जाता है। और जो भाजपा की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, जातिगत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने बताया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी पीडीए का ही, पीढ़ी तगड़े और आदिवासी जितने भी हैं, पीडीए कोई छोटा परिवार नहीं है, इसे बहुत छोटा करके आंक रहे हैं। ये वो परिवार है जो उन चंद पूंजीपतियों और चंद लोगों के चंगुल से बाहर लाने का है जनता को, जो इस देश की संप्रदा पे कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है। अभी भी जो 7वां चरण होने जा रहा है, मैं अभी भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो मुख्य लड़ाई थी, जितनी उसकी गंभीरता थी, मैं मानता हूं अभी भी थोड़ी बहुत कम जनता तक पहुंची है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी कॉर्पोरेट का सहारा हमेशा सरकारों ने लिया और लेना भी चाहिए। कॉर्पोरेट क्योंकि रोजगार उपलब्ध कराता है, तमाम तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। मगर जब देश की पॉलिटिक्स, देश के नेता, प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने लगेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर होगी और देश पूंजीपतियों के हाथ पे जाएगा, जो बहुत पूंजीवाद को बढ़ावा देगा। और पूंजीवाद हमेशा आम जनता के लिए घातक होता है। बिल्कुल सही बात है। जितेंद्र जी, देवरिया की बात कर ले, पूर्वांचल में देवरिया भी आता है। देवरिया का दंगल बड़ा थोड़ा सा बहुत अलग उलझा हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने जो मौजूदा सांसद हैं उनकी टिकट काट दी, यानी कि रामपति जो हैं, राम त्रिपाठी जी, उनका टिकट काट के पूर्व सांसद जो हैं उनके बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। अब इसके सामने अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अखिलेश प्रताप सिंह जो हैं उनको टिकट दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर जातिगत समीकरण जो राजपूत और कुर्मी है वो जो निर्णायक होता है, ऐसे में राजपूत और कुर्मी समाज को जो निर्णायक माना जाता है उसको कैसे साधेंगे सर? देखिए अनुराग जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस चुनाव में मुझे लगता है आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। मयंक जी भी, मैं ये देख रहा हूं कि इस चुनाव में ना बहुत जातिगत आंकड़े सेट नहीं होते। मतलब ये जो जाति का खेल है कि ये जाति इस पार्टी के साथ, ये जाति इस पार्टी के साथ, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं जो देख रहा हूं, हर जाति इंडिया गठबंधन को वोट दे रही, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, चाहे मतलब आप ये समझिए पीडीए का समाजवादी पार्टी का नारा रहा, बावजूद इसके अगड़े भी वोट कर। एससी पीडीए में ए का मतलब अगड़े भी है जी। मैं वही कह रहा हूं कि एससी भी हमको वोट कर रहा है, पटेल भी हमें वोट कर रहे हैं। हमारी ऐसी सीट जहां पे इलाहाबाद की फूलपुर सीट है, वहां पे प्रवीण पटेल प्रत्याशी हैं
बावजूद इसके पटेल भी वोट कर रहे हैं। ऐसी हम लोगों को सूचना है और रिजल्ट में समझ में आ जाएगा। आप लोग बेहतर समझ जाते हैं जैसे ही रिजल्ट आता है कि जातिगत आंकड़े चले हैं कि नहीं चले। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है, ये होना चाहिए। चुनाव में, लोकतंत्र में जो जातिगत हम लोग बात करते रहते हैं, जाति हटनी चाहिए। तो मुझे लगता है देवरिया ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, लगभग हर सीटों पे जाति से हट करके लोग इस बार वोट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये आप ये तो मानेंगे ना सर कि जातिगत जो समीकरण होता है वो बहुत मायने रखता है चुनावों में। बिल्कुल। और क्योंकि जो मंचों की बात करी जाए, मंचों से कोई साधने की कोशिश की गई है लगातार। हम इस बात से बिल्कुल आपके इत्तेफाक रखते हैं कि जाति समीकरण मायने रखता है। टिकट भी दिए जाते हैं, मीडिया भी झले बात कर रही है, पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग। लेकिन ये बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिल रहा है कि जो जातियां हैं, हम भले उनको मान रहे हैं जाति समीकरण से हमें वोट मिले, लेकिन जातियां बिना समीकरण के सिर्फ इसलिए विपक्ष को वोट कर रही हैं कि सत्ता पक्ष से नाखुश हैं। ऐसी ऐसी जातियां वोट कर रही हैं इंडिया गठबंधन को, जिसको हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें वोट करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वो जातियां। अच्छा, ये तो एक चीज ये तो मानेंगे ना जितेंद्र जी, एक चीज ये तो मानेंगे कि इस बार का चुनाव जो है वो इतना आसान, इतनी राह आसान नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस भाव भंगिमा के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी थी, जो पहले जोश और जो भाव भंगिमा दिख रही थी, वो केवल अब चुनावी वादों में जो बड़े नेता उनकी जुबान से नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है 400 पार का नारा। जो बाकी नेता हैं जो मंचों पे नहीं है लेकिन बाकी जगहों पे उनके मुंह से ज़रूर सुनाई दे रहा है, उसको पैचअप करते हुए देखा जाए तो कहीं पैच करने की कोशिश की जा रही कि नहीं 400 पार का नारा है। लेकिन जो अभी आंकड़े कहे जा रहे हैं, जो आंकड़ों की बात की जा रही है, उसमें यही निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कहा जा रहा है कि 80 में से 80 सीटों की बात की जा रही है, ये एक बहुत दूर की कौड़ी नज़र आ रही है बीजेपी के लिए भी और किसी और भी पार्टी के लिए। क्योंकि इस बार जब दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि इस बार भी पिछली बार के चुनाव की तरह 80 में से 60 या 65 के आसपास ही बीजेपी निकाल पाएगी। आप इसको मानते हैं या फिर ये जो आंकड़े को दावे किए जा रहे हैं झूठे हैं? देखिए, बिल्कुल ये सही है आंकड़े इस बार। और जो इनका आंकड़ा आरएसएस ने दिया 100 कुछ सीट का दिया है 200 के अंदर, वो एकदम सही आंकड़ा दिया है। उससे उसके बाहर ये नहीं जाएंगे। एक डर जरूर आरएसएस को किनारे लगा दिया इन्होंने, आरएसएस को ही कह दिया कि अब हमें जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है हमें। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि इस बार जो है एक डर जरूर अभी हम लोगों को है, ये प्रशासनिक रूप से अधिकारियों पे दबाव डाल करके गलत रिजल्ट दे करके कई सीटों पे ऐसा करेंगे। ऐसा इनपुट हम लोगों को भी मिला है, हमारे ऊपर के नेताओं ने कहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने भी ये बात कही है, जो अधिकारी हैं वो भी ये बात कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से कह रहे हैं। तो अगर हम लोग उस चीज को साध ले गए तो भाजपा 200 के अंदर होगी। अगर ये प्रशासनिक दबाव भाजपा बना ले गई, गलत तरीके से वोटिंग करा करके जहां पे 2-4 हजार वोट का अंतर हो रहा है वहां अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करेंगे, इस तरह से ये पूरा अपना मन बना लिए। इसलिए ये पूरा फोकस जो आप कह रहे हैं अनुराग जी बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक बात कह रहे हैं अपने किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी नेता को, कि बाकी बातें आपकी जनता नहीं सुन पाएगी इस समय, लेकिन एक बात सिर्फ आपको कहना है कि 400 के पार, जिससे लोगों के माइंड में ये सेट हो कि हमारा हर हाल में 400 के पार रहेगा। नहीं 400 के पार आता तो हम इधर उधर करके 300 के आसपास पहुंच जाए। ये इनको पहुंचाने की कोशिश है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अच्छा मयंक जी, अगर बात कर ली जाए थोड़ा सा, अगर हम बात करें पूर्वांचल की बात करें तो सपा की रणनीति क्या है? सपा की रणनीति पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब कल ही चुनाव है और सपा की रणनीति क्या होने वाली है। क्योंकि बात करें अगर 2019 लोकसभा चुनावों की तो एक सीट आजमगढ़ की थी आपके पास, और उसके बाद विधानसभा 2022 के चुनावों की अगर बात करें तो जौनपुर और गाजीपुर, आजमगढ़, ये आपके पास थी, आप जीते थे। अब जो स्थिति है लोकसभा चुनाव की इन सीटों पर, क्योंकि इन सीटों पर खासतौर से नज़र है गाजीपुर पर, आजमगढ़ वगैरह पर, इस पर क्या उम्मीद लग रही है सर? समाजवादी पार्टी की नीति और इंडिया गठबंधन की नीति पूरे प्रदेश और देश में एक ही है। देखिए, जातिगत समीकरणों की बात कर रहे हैं, अभी बात हो रही थी जातिगत समीकरणों की। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों को सम्मान और अधिकार देने की बात करती है और सबको साथ लेके ये कोशिश करना है कि सबको सबके अधिकार मिलते रहें। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जब आप बात करते हैं तो उनका जो आप आईटी सेल देखेंगे वो जातीय देश फैलाने का काम करता है। तमाम भाजपा के जुड़े हुए लोग ऐसे मैं देखता हूं वो जाति भी पोस्ट करते हैं। कुछ आईडीज ऐसी हैं जो पिछड़ा और दलित में लड़ाई कराएंगे, दलित और अगड़ों में लड़ाई कराएंगे, और जैसे ब्राह्मणों को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है आजकल, मैं देख रहा हूं लंबे समय पे।
तो पूर्वांचल की राजनीति और देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति एक ही पैटर्न पे काम कर रही है कि अगर हमारे घर पे मान लीजिए कोई डाकू हमला कर दे, तो पहला हमारा ये नहीं होगा कि हमें अपना कमरा बचाना है कि अपना कमरा बचाना है, पहले हमें डाकू को भगाना है। कमरे तो हम लोग बाद में बचा लेंगे, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, सारी चीजें। पहले जो हमारे अधिकारों का हनन करने आ रहे हैं और जो कर रहे हैं, उनको हटाने का, उनको भगाने का काम जनता को करना है, उसके बाद बाकी चीजें होती रहेंगी। मयंक जी, वैसे अभी प्रेसिडेंट की अगर बात कर लें, वर्तमान की बात कर लें, तो प्रधानमंत्री इस समय कन्याकुमारी में है, ये तो आपको पता है। कन्याकुमारी में ध्यान में है। ध्यान किस बात का कर रहे हैं, क्या ये चिंतन किस बात का? क्योंकि कल अखिलेश यादव जी ने जो एक बयान दिया था कि उनके पास अब मौका ही मौका है, आराम से वो ध्यान करें, आराम से बैठ के ध्यान करें, अब 4 तारीख के बाद खूब मौका है उनके पास। दूसरी बात, उन्होंने चिंता भी जाहिर की थी कि जहाँ पर वो हैं उसके बाद वहाँ पर आगे समंदर है, प्रधानमंत्री जी कहीं निकल ना जाए आगे, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये चिंतन किस बात का करने गए हैं, मंथन किस बात का करने गए हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे विपक्ष में होने के नाते? देखिए, मैं भी यही कहने जा रहा था कि बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, थोड़ा और हुआ था तो हो सकता है श्रीलंका निकल जाते। मगर ध्यान, जैसे मैं क्योंकि खुद भी थोड़ा सा अध्यात्म पे रखता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं मगर थोड़ा सा रखता हूँ, ध्यान लगाने का भी काम करता हूँ। ध्यान, पहली बात तो ध्यान आत्मचिंतन करने का होता है, और अगर आत्मचिंतन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना था तो 2014 में जब जनता ने उन्हें जनादेश दिया तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए था, ध्यान करना चाहिए था, और ये अपने आप को बताना चाहिए था कि वो जनहित में क्या काम कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमें अपने हर क्रियाकलाप में जनता के हित की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। मगर अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी के क्रियाकलापों को देखें तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के माफ कर दिए। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी वो लोग हैं जिनकी प्रधानमंत्री जी मंच से तारीफ भी किया करते थे, कसीरें पढ़ते थे, वो सब लोग देश छोड़ के चले गए। देश छोड़ के लेकिन कर्नाटक का आरोपी तो वापस आ गया ना सर? नहीं, जिन्होंने भेजा तो वही वापस ले आए, बस थोड़ा सा देर से लाए क्योंकि सर चुनाव तो कल खत्म हो जाएगा। देखिए वापस भी वही ला सकता है जिसने भेजा होगा। अगर कोई भागा होता तो ऐसे वापस नहीं आता। इन्होंने ही भेजा था, इन्होंने वापस ले, जो भी डील हुई हो, क्योंकि भाजपा तो डील करने में ज्यादा विश्वास रखती है। तो सारी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि ध्यान अगर प्रधानमंत्री जी करना था तो 2014 और 19 में करते। अब मुझे लगता है वो ज्यादा ध्यान मग्न हो गए हैं और वो अब ये ध्यान कर रहे होंगे कि मुझसे क्या क्या गलत काम हुए और मुझसे जनता के खिलाफ क्या क्या काम हुए और मैंने क्या गलत काम किए, उसका ध्यान करके अब वो प्रायश्चित कर ले, देश से माफी मांग ले, तो देश की जनता माफ भी कर सकती है। अच्छा मयंक जी, आपने यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है डील करने में बहुत माहिर हैं। अगर सपा के साथ, विपक्ष के साथ डील करनी होती तो क्या डील करते सर? इस पर जरा प्रकाश डालेंगे, क्या डीलिंग होती है आपकी और प्रधानमंत्री की, बीजेपी के बीच में? असल में क्या होता है, एक नागरिक और डाकू में कभी डील नहीं हो सकती। जब डील होगी तो आम लोगों में होगी, तो हो सकता है डाकू आपस में डील कर ले। लेकिन सर देखा जाए तो बीजेपी तो कहती है कि 75 साल तो कांग्रेस ने खूब लूटा है, और अखिलेश यादव जी पर भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने खूब लूटा है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी नजर में वो डाकू और उनकी नजर में आप फिर क्या हुए सर? मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि जैसे आपने कहा डील की बात करी, तो प्रधानमंत्री जी डील उन्हीं लोगों से तो करेंगे जो उनके कॉर्पोरेट के मित्र हैं, जो उनके मतलब के लोग हैं। अच्छा, उनके दल में, उनके गठबंधन में, एनडीए में भी शायद 28-30 लोग हैं, तो उनकी डील उन्हीं से हो सकती है। नहीं, लेकिन सपा के कई लोग तो डील पे गए हैं ना सर, सपा के कई लोगों की डील हो गई, सही, सपा के कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए, ये भी ये क्या डीलिंग नहीं थी सर? अब वो कई बार क्या होता है ना, जैसे जब हम लोग कोई बहुत अच्छा पकवान बनाते हैं तो उसमें तो थोड़ा थोड़ा सा निकाल के अलग भी डाल दिया जाता है। तो वो कुछ लोग थे जो अपनी डीलिंग में रहे होंगे और जो बीजेपी के लोग जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों के सपा में आए, वो क्या था सर? कहाँ आ रहे? मुझे तो कोई अभी तक भाजपा का दिखा नहीं। क्यों नहीं आ पाएंगे वो हमारे वहां? क्योंकि यहाँ पे जनहित की बात करनी पड़ेगी, वो कर नहीं पाएंगे। जनहित की बात करनी पड़ेगी, अच्छाई सच्चाई नेकी की बात करनी पड़ेगी, उन्हें जनता के लिए काम करना पड़ेगा, वो सब नहीं कर पा रहे भाजपा। अब मैं आपको एक बात धरातल की बात बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद कभी जनता के बीच में नहीं दिखते हैं, कभी आपको जैसे कोई आंदोलन हो जनहित में वहां कभी खड़े नहीं होंगे। भाजपा के नेताओं को पता है कि उन्हें सिर्फ मैनेजरगिरी करनी है और अपने जो उनका एजेंडा उस पर काम करना है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। इसके अलावा जनहित के मुद्दों से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्हें वोट भी मिलने की जो तैयारी करती है भाजपा, वो भी उन्हीं एजेंडों पे करती है। इसीलिए भाजपा के नेता, विधायक, सांसद बहुत मेहनत नहीं करते हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, समय बहुत कम है सर, जल्दी से आपसे लास्ट कमेंट ले लेता हूं। 4 जून नजदीक है, कल तो चुनाव है, 4 जून की क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ध्यान करने के लिए गए हैं। मैं एक बात कहूंगा, आप मीडिया से नजर रखिएगा, झोला लेके गए हैं कि नहीं।
मुझे लगता है कि झोला उठा के गए होंगे। नहीं सर, 2000 सिक्योरिटी में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और कैमरे पल पल वहां पर हैं, कैमरे भी पल पल वहां पर हैं सर। कैमरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे, मुझे लगता है कैमरे 2000 से ज्यादा होंगे। जी, और उनका वीडियो हर एंगल से बन रहा है, उनका वीडियो हर एंगल से बन रहा है, तो सर एंगल तो सभी के साथ होता है। राहुल गांधी जी जब ट्रक में जाते हैं, विदेशों में ट्रक में सवारी करते हैं या कभी बाइक चला रहे होते हैं पहाड़ों में, तो वहां भी सर कैमरा तो होता ही है। राजनेताओं के साथ कैमरा नहीं होगा तो फिर सर लोगों तक कैसे पहुंचेगा? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एक मिनट, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जितने अच्छे एंगल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो बनते हैं, उतने अच्छा एंगल अभी तक तो मैंने किसी राजनेता तो सर ये कैमरामैन की गलती है सर। तो फिर ये फिर राजनेताओं को सोचना चाहिए कि हमें कैसे कैमरा टीम रखनी है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर झोला उठा के गए तो वो वीडियो भी हमें मिलेगा सर। वो तो 4 जून बता देगा सर, 4 जून बता देगा। वैसे क्या मानते हैं जितेंद्र जी? बहुत जल्दी से बता दीजिए जितेंद्र जी, 4 जून की क्या तैयारी है? बस एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बिल्कुल, मेरा ये कहना, कैमरा लेके जाते हैं, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जी जाते हैं भगवान की पूजा करने कैमरा लेकर के, नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं, लेके जाना बुरा नहीं है। लेकिन जब भी आप राहुल गांधी की फोटो देखेंगे तो कभी भगवान पीठ के पीछे नहीं दिखाई देगी, ऐसा एंगल नहीं बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी के पीठ के पीछे एंगल दिखाया जाता है, ये गलत है। हमारा ये कहना नहीं है कि सड़क जो बनी हुई है वो सड़क गलत है, या जिस सड़क पे बलात्कार हो रहा है उस सड़क को आप बंद कर दीजिए। बलात्कार हो रहा है उसको रोकना जरूरी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो गलतियां करती है, हम ये नरेंद्र मोदी ध्यान करने गए, जब हम आप घर में ध्यान करते हैं तो कोशिश करते हैं मोबाइल भी किनारे रखते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है सर। मटन खाने के बाद और मछली खाने के बाद मंदिर में जाना चाहिए, वो भी हनुमान जी के दर्शन करने सर, वो बिल्कुल सही है ना सर? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे अभी आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे, ऐसे वो मिलेंगे, क्षेत्रीय वो होती है। इसको आप कभी किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, किसी के खाने को, किसी के इसको। दूसरी बात, 4 जून की अब हम बात करते हैं, रिजल्ट हम आप सबके सामने होगा। और एक मेरा निवेदन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि काशी को हमें क्योटो बनाने की जरूरत ही नहीं। काशी को काशी रहने दे, काशी को काशी रहने दिया जाए, बस हमारा ये कहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है सर, बहुत सही बात आपने कही है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो बीजेपी के साथी यहाँ प्रवक्ता थे राजेश जी, वो चले गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जानने की कोशिश की, कल अंतिम चरण है, 7वां चरण है, उससे पहले पूर्वांचल की गणित क्या कहती है, पूर्वांचल में क्या होने वाला है, इस पर हमने चर्चा की। अब इंतजार है कल का, कल अंतिम चरण का चुनाव है, फिर 4 जून को रिजल्ट है। 4 जून को भी देखेंगे कि क्या हुआ और किसके कितने बातों में, वादों में दम रहा, किसके आंकड़े बिल्कुल सही बैठे। फिलहाल चर्चा में आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।